जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी हाइब्रिड सीरीज़ का पार्ट 8, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को डिटेल्स में, जिससे कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें। देखते हैं आज की अपनी सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अभी हमारी सीरीज़ का हिस्ट्री ही चल रहा है, यूनिट 1 में है जो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फर्स्ट लेबर यूनियन। देखिए, भारत में पहला श्रम संगठन कौन सा था? लेबर यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हैं तो उसमें आप समझ पाएंगे कि मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि लेबर यूनियन का जन्म भारत में कैसे कैसे हुआ। कार्ल मार्क्स के विचारों से लेकर के भारत में फैक्ट्री आंदोलन पर कौन कौन से प्रभाव पड़े, ये सब डिस्कस किए हुए हैं। तो उसको अपन ऐसे समझते हैं जिससे कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। पहला है मद्रास लेबर यूनियन। तो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो उत्तर भी इसका आसानी से मिल जाएगा। देखिए, भारत में अगर अपन श्रमिक आंदोलनों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले अगर हम कुछ तथ्यों पर गौर करेंगे तो हमको कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जैसे 1862 में इंडिया में रेलवे ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी, और ये हड़ताल भारत में मज़दूरों के द्वारा किया जाना या वर्करों के द्वारा किए जाने को हम लोग कहते हैं मार्क्सवादी प्रभाव भारतीय समाज पर उत्पन्न होने लगे थे और मज़दूर अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे थे, ये देखने को मिला। और इसी क्रम में फिर हमको 1877 में नागपुर की फैक्ट्री में एक बड़ी हड़ताल देखने को मिली। इन मार्क्सवादी प्रभावों को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो 1881 में वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हो रहे मार्क्सवादी प्रभाव को देखते हुए भारत में मजदूरों के सुधार की परंपरा को प्रारंभ किया गया। और भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 1881। तो ये पास हुआ एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। जब रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे तो उनके समय पर ये पहला एक्ट पारित हुआ इसी समय। और इसी क्रम में हम देखेंगे तो 1884 में हमको दिखाई देगा कि भारत में एक लेबर यूनियन बना जिसको कहते थे बॉम्बे मिल एंड हैंड एसोसिएशन। इसको बनाने वाले थे एन एम लोखंडे। तो एन.एम. लोखंडे साहब ने यहाँ पर पहला लेबर यूनियन बनाया था, श्रमिक संगठन बनाया था, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई क्योंकि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। इसलिए इसको भारत का पहला औपचारिक यानी फॉर्मल लेबर यूनियन नहीं कहते हैं। भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल लेबर यूनियन हमको मिला 1918 में 13 अप्रैल को, जिसको बीपी वाडिया ने बनाया और उसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। ये मद्रास लेबर यूनियन था। इसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं कि भारत का पहला औपचारिक लेबर यूनियन है। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? 1862 के रेलवे हड़ताल से, रेलवे स्ट्राइक से, फिर 1877 में नागपुर की फैक्ट्री स्ट्राइक से, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, 1884 में पहला लेबर यूनियन बनाया एन.एम. लोखंडे ने, लेकिन उसे पहला लेबर यूनियन नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पंजीकरण उसका नहीं करवाया गया। और भारत का पहला रजिस्टर्ड यूनियन होता है 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा, जिसका नाम है मद्रास लेबर यूनियन। लेकिन भारत में मजदूर आंदोलनों का इतिहास केवल इतना ही नहीं है। भारत में मजदूर आंदोलनों का इतिहास देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा 1920 में फिर यहाँ पर बनता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसको बनाने वाले थे लाला लाजपत राय। इसका एक सम्मेलन होता है 1920 में, और जिसमें लाला लाजपत राय उसको प्रिसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा उसमें दीवान चिमन लाल थे, दीवान जी, वो उसमें सेक्रेटरी का काम करते हैं। और इसमें ही लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद ये दोनों ही पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। ये उनका बहुत फेमस स्लोगन था इसमें। और इसी क्रम को देखेंगे तो 1929 में
हमको एक और दिखा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये बना 1929 में और इसको बनाने वाले दो लोग थे, एक थे NM जोशी और दूसरे थे BV गिरी, जो भारत के राष्ट्रपति बने। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन से हैं जो श्रमिक आंदोलन से या मजदूर आंदोलन से निकल करके आए। वो थे BV गिरी, जो भारत के राष्ट्रपति बने। तो BV गिरी और NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से अलग होकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया था। ये कब बनाया था? 1929 में। इसके अलावा 1940 में M.N. रॉय ने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से अलग होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसको कहते थे इंडियन लेबर फेडरेशन। और इसी क्रम में 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बनाया था 1947 में। तो हमारे यहाँ ये मजदूर आंदोलनों का इतिहास 1862 से लेकर के 1947 तक रहा है। इसमें हम लोग प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? फर्स्ट लेबर यूनियन कौन सा है? तो जैसे मैंने कहा कि भारत में ये तो बनाया गया पहले, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं था। तो भारत में पहला रजिस्टर था मद्रास लेबर यूनियन, 13 अप्रैल 1918 बाय मिस्टर वाडिया। ये भारत में बनने वाला पहला श्रमिक आंदोलन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये मैंने आपको बताया भी कि ये 1926 में अलग होकर बना था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 का है, जैसे हम लोगों ने भी देखा। 1926 में हमारे यहाँ लेबर यूनियन एक्ट पास हुआ था। लेबर यूनियन एक्ट 1926 में पारित हुआ था। 1919 में हमको मिलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये थी लेबर यूनियन की शॉर्ट हिस्ट्री रिगार्डिंग इंडिया। तो आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे कि पहला कौन सा था और क्यों था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन टू अपोज द सती एबोलिशन एक्ट? देखिए, भारत में सती प्रथा के सबसे पुराने साक्ष्य हैं, वो हमको गुप्त काल से प्राप्त होते हैं। इसको भी आप हिस्ट्री से ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण 510 ईस्वी में मिलते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के एरण से मिलते हैं। एरण क्या था? एरण गुप्त काल का एक प्रशासनिक केंद्र था और वहाँ पर एक रिकॉर्ड मिलता है। किसका रिकॉर्ड है वो? भानुगुप्त का रिकॉर्ड मिलता है। उस भानुगुप्त के रिकॉर्ड से हमको 510 ईस्वी में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, अब बात हो रही है सती प्रथा एबोलिशन की। इसका उन्मूलन किसने किया? तो अगर हम इसका इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले 15th सेंचुरी में कश्मीर के एक शासक जिनका नाम था सिकंदर, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और उस क्षेत्र में बैन कर दिया, सिकंदर ने कश्मीर के क्षेत्र में। इसका अगला प्रयास हमको देखने को मिला तो वो मिला अकबर के समय पर। अकबर ने इस प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई। इसी क्रम में अगर हम पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस में जाएंगे, पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस में जाएंगे, तो वहाँ पे दो ऐसे पुर्तगाली गवर्नर रहे, जैसे अल्बुकुर्क हुआ और अल्वारेज हुआ। इन दोनों ने ही सती प्रथा को बैन करने के कानून उठाए, बैन करने के लिए प्रयास किए, लेकिन पूर्णतः बैन नहीं कर पाए। इसके अलावा हेस्टिंग्स जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और कॉर्नवालिस, इन्होंने भी प्रयास किए। फाइनली इसको 1829 में विलियम बेंटिंग ने बैन किया था। विलियम बेंटिंग ने इन्होंने इसको बैन किया था फाइनली। तो कहानी तो बंद करने की बहुत पहले से शुरू हुई। तो इसमें यह भी याद रखिएगा किस किस से किसको रिलेशन था और किस किस ने इसको बंद करने के प्रयास किए। ठीक, इसमें कॉर्नवालिस का मैंने नाम लिखा है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने भारत में बहुत सारे सुधार किए हैं और कॉर्नवालिस ऐसा वायसराय था जिसकी डेथ इंडिया में हुई थी। इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनी हुई है कॉर्नवालिस की। हेस्टिंग्स ने भी भारत में सुधार किए, लेकिन फाइनली सती प्रथा को एबोलिश करने में किसकी भूमिका थी? विलियम बेंटिंग की। अब प्रश्न आता है कि विलियम बेंटिंग का ध्यान सती प्रथा की ओर कौन लेके गया?
तो हम देखेंगे कि भारत में एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय, राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय ने भारत की तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए एफर्ट करना शुरू कर दिए। उन्हीं एफर्ट में से एक था उनका समाचार पत्र, जिसको कहते थे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। इस संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर में ही उन्होंने सती प्रथा के विरोध में लिखना शुरू किया और सती प्रथा को बंद करने के लिए आवाज़ उठाई। उनकी इस प्रयास का असर विलियम बेंटिंक पर हुआ, जिन्होंने 1829 में इसको बंगाल में पूर्ण रूप से बंद कर दिया और 1830 में, पहले कलकत्ता में बंद किया था, 1830 में पूरे बंगाल में बंद कर दिया। लेकिन जब ये इसको बंद करने का प्रयास कर रहे थे तो भारत में कुछ और थे जो अपरिवर्तनवादी थे, कह सकते हैं कि वो रिग्रेसिव सोच को रखते थे, प्रोग्रेसिव सोच उनकी नहीं थी। तो उन रिग्रेसिव मेंटालिटी के जितने भी लोग थे उनमें हम देखेंगे राधा कांत देव और उनके साथ बालकृष्ण बहादुर। इन दोनों ने इस निर्णय का विरोध किया कि सती प्रथा को बंद नहीं होना चाहिए, ये हमारी परंपराओं, हमारे समाज की देन है, ब्रिटिश सरकार को इसमें दखल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ऐसा इतना ही नहीं, इन्होंने इस सब को अपने न्यूज़पेपर समाचार चंद्रिका में खूब पॉपुलर किया। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए प्रयास किस न्यूज़पेपर के थ्रू किया, तो वो हमको मिलेगा संवाद कौमुदी के द्वारा किया। ठीक, लेकिन राधाकांत देव और बालकृष्ण बहादुर ने इसके खिलाफ, यानी राजा राम मोहन राय के निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो वो कौन से न्यूज़पेपर का यूज़ किया, तो वह है समाचार चंद्रिका। ठीक है, याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सती एबोलिशन एक्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेड ओनली इन कैलकाटा by 1829 at the time of its beginning, and by the 1830 it was allowed in entire region of Bengal। बंगाल में इसको लागू कर दिया गया। तो इस निर्णय का विरोध करने वाले कौन थे? अपरिवर्तनवादी, जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, राधाकांत देव और बालकृष्ण बहादुर। तुम्हारा उत्तर होगा राधाकांत देव और इनके साथ बालकृष्ण बहादुर। ठीक है, हाँ। स्वामी श्रद्धानंद किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किसान आंदोलन को बहुत अपनी आवाज़ दी और दिशा दी। अगर हम आनंद मोहन की बात करेंगे तो इन्होंने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज से अलग होकर के, केशव चंद्र सेन से अलग होकर के। ठीक, राजाराम मोहन राय आपको पता ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन टू पास फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया। भारत में फैक्ट्री एक्ट पहला किस ने पारित किया? पहली तो ये बात समझ लीजिए कि भारत में फैक्ट्री एक्ट को पास करने की ज़रूरत क्या पड़ी। आप जानते हैं कि भारत में मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी तक फैक्ट्रियां धीरे धीरे करके बनने लगी थीं और उन फैक्ट्री के कल्चर से भारत में मज़दूरों का व्यापक रूप से शोषण, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। तो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पुअर्स एंड लेबर्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो टू बी सॉल्व बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस बूस्ट द आइडिया ऑफ लेबर यूनियन। क्योंकि मार्क्स का जो इन्फ्लुएंस था उसने मजदूरों की यूनियन को और आंदोलन को बड़ी तेज़ी से हवा देना शुरू कर दी। इसी कारण से भारत में मजदूरों को कुछ अधिकार मिलना या उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मजदूरों की आवाज़ को कम करने के लिए उनमें रिफॉर्म करने की योजना बनाई, जिसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट का काम था रिफॉर्म करना। तो भारत में फैक्ट्री एक्ट की परंपरा को हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्ट्री एक्ट बनता है 1881 में होता है। और जब ये एक्ट बनता है उस समय गवर्नर जनरल होते हैं रिपन। तो रिपन के समय पर पहला फैक्ट्री एक्ट आता है। अगर हम दूसरे फैक्ट्री एक्ट की बात करेंगे
तो वो होता है 1891 में, और उस समय गवर्नर जनरल होते हैं लैंसडाउन, तो लैंसडाउन के समय पर आता है। तीसरे फैक्ट्री एक्ट की बात करेंगे, ये होता है 1911 में, उस समय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय पर तीसरा फैक्ट्री एक्ट आता है। अगर हम फोर्थ एक्ट की बात करेंगे तो वो 1922 में आएगा, 1922 में आता है, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। और फिफ्थ फैक्ट्री एक्ट आता है 1934 में एट द टाइम ऑफ विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर। और सिक्स्थ फैक्ट्री एक्ट आता है 1946 में, जब थे लॉर्ड बेवेल के समय पर। तो ये थे भारत के फैक्ट्री एक्ट, जिन्होंने पहला फैक्ट्री एक्ट रिपन, दूसरा लैंसडाउन, तीसरा हेस्टिंग्स, फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ विलिंगटन एंड देन इज बेवेल। अब याद रखिए फैक्ट्री एक्ट में हुआ क्या। इन फैक्ट्री एक्ट ने भारत में जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी दशाओं में सुधार के लिए प्रयास किए, औपचारिक प्रयास करना शुरू किए। जैसे अब लोग देख सकते हैं, पहले फैक्ट्री एक्ट में काम के घंटे कम कर दिए गए, देयर वाज वर्किंग आवर्स वर रिड्यूस्ड एट दैट टाइम, तो उनके काम के घंटे कम कर दिए गए। दूसरा कि मंथली कुछ हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए गए, एवरीडे 1 घंटे का ब्रेक दिया गया, लंच ब्रेक दिया गया। तो मज़दूरों के हित में फैक्ट्री एक्ट के माध्यम से सोचना प्रारंभ हुआ, लेकिन फिर भी मज़दूरों की स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं सुधार पाए। उसका कारण था कि फैक्ट्री एक्ट बनाने वालों की जो इच्छाएं थी वो भारतीयों में सुधार करना नहीं, एक सुधारों को केवल रिप्रेजेंट करना था कि हम सुधार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाएं रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगी, 15 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों की उम्र कौन डिसाइड करेगा, जब ब्रिटिशर्स ही करते थे। तो उन्होंने ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से काम कर सकते थे, शारीरिक रूप से फिट थे, उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो 15 साल से बड़े हैं, ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से फैक्ट्री एक्टों ने भारत में एक छद्म सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की, क्योंकि अगर सुधार प्रॉपर होते तो भारत में श्रमिक आंदोलन का डेवलपमेंट नहीं होता। और श्रमिक आंदोलन का डेवलपमेंट है, लेबर यूनियन का डेवलपमेंट है, ये डिसाइड करता है कि भारत में मजदूरों के हित में प्रॉपर और व्यापक सुधार नहीं किए गए, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिपन के समय पर आया, है ना, और इनमें से किसी के समय पर कोई भी एक्ट नहीं आया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट अ रॉन्ग पेयर। हमको ये देखना है कि इसमें से गलत पेयर कौन सा बना हुआ है। यहाँ पर पेयर कौन कौन से हैं। हाँ, ये है राज्यों की स्थापना इन बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। आप ये देखेंगे ग्राफ कि औरंगजेब का जो रूलिंग पीरियड है वो 1658 से लेकर के 1707 तक है। जो लास्ट फेज ऑफ औरंगजेब है उसमें बहुत सारे लोग उससे डिसैटिस्फाई हो गए और वो वेट करते थे कि औरंगजेब से अगर मुक्त हों तो एक अलग साम्राज्य की स्थापना करें। और उन्होंने औरंगजेब के समय पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन डिसैटिस्फैक्शन अपना दिखाना शुरू कर दिया। 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हुई औरंगाबाद में, साउथ में, दक्कन में, तो उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने चैन की सांस ली, क्योंकि औरंगजेब फोर्सफुली बहुत सारे राज्यों को अपने साथ लेके चलता था, फोर्सफुली। अब चैन की सांस ली तो औरंगजेब के मरने के बाद उन्होंने ये सोचा कि कहीं उसके जो सक्सेसर हैं वो बहुत पावरफुल तो नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि मुग़लों में औरंगजेब के बाद के सक्सेसर बहुत पावरफुल नहीं थे। जैसे पहला बहादुर शाह हुआ, दूसरा जहांदर शाह हुआ, उसके बाद फर्रुखसियर हुआ। ये बहुत पावरफुल नहीं हो पाए। जहांदर शाह 7 से लेके 12 तक शासन किया, इन्होंने 12 से लेके 13 तक शासन किया। फर्रुखसियर ने 13 से लेके 19 तक शासन किया। इसके बाद 2 और आए 5-5 महीने के लिए, रफ़ीउद्दर्जात एंड रफ़ीउद्दौला। उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर शाह आलम सेकंड, आलमगीर सेकंड, अकबर सेकंड, और उसके बाद सीधा बहादुर शाह सेकंड। तो इसका मतलब ये था कि औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी बहुत अधिक पावरफुल नहीं हो पाए। इसका फ़ायदा बहुत सारे राज्यों ने उठाया। उसी से लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे उसमें ये कहा गया कि 1724 में जो दक्कन में एक रियासत थी हैदराबाद,
वो अब मुग़लों के अधीन नहीं है, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और इंडिपेंडेंट करने वाला कौन है? चिनकिलिच खान। तो 1724 में चिनकिलिच खान ने अपने आप को स्वतंत्र रियासत स्थापित कर दी। इसे निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है, इसे निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो जो पहला ऑप्शन तो करेक्ट मैच है, अवध। अवध की स्थापना सादत खान बुरहान मुल्क ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। सादत खान बुरहान मुल्क ने की थी 1722 में, ये 1722 में स्थापित हुआ था और यही उसके संस्थापक हैं। तो ये पेयर भी मैच है। नेक्स्ट मीन्स बंगाल मुर्शिद कुली खान। यस, मुर्शिद कुली खान ने 1719 में राजधानी को मुर्शिदाबाद से ढाका चेंज किया, शिफ्ट किया और एक इंडिपेंडेंट बंगाल स्टेट की स्थापना की। याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान एक कन्वर्टेड इस्लाम में गया व्यक्ति था, जिसका एक्चुअल नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, का नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। कर्नाटक, कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक भी राज्य बना था एक औरंगजेब के बाद, लेकिन कर्नाटक राज्य का संस्थापक अली मोहम्मद खान नहीं था। कर्नाटक का जो संस्थापक था उसका नाम था साआदतुल्ला खान। साआदतुल्ला खान, ये बनाया था कर्नाटक स्टेट इसने। और अली मोहम्मद खान ने स्टेट बनाया था जिसका नाम था रेवाड़ी। इन्होंने रेवाड़ी का स्टेट बनाया था। तो ये सब फाउंडर हैं। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक स्टेट ठीक से मैच नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा कर्नाटक। औरंगजेब के बाद ऐसे बहुत सारे स्टेट इमर्ज हो गए थे नॉर्थ और साउथ में, उनमें से ये तो हैं ही। इसके बाद जैसे रोहेलखंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, रेवाड़ी, तो रोहेलखंड को इन्होंने बनाया अली मोहम्मद खान ने। इसके अलावा एक जाट लैंड भी बना था। अगर आप देखेंगे कि अगर ये दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, तो इसके बीच में जितने भी किसानों के जो थे लोग, उनको जाट कहते थे। तो जो जाटों का एक राज्य बनाया जाट लैंड, उसको कहते थे भरतपुर। ये भरतपुर बनाया और इसके फाउंडर थे चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह ये इसके फाउंडर थे। तो औरंगजेब के मरने के बाद जो स्टेट बनी, उनमें देखिए अवध बना है, उनमें हैदराबाद बना है, बंगाल बना है, कर्नाटक बना है, रोहिलखंड बना है, जाट बना है, जाट लैंड बना है। इतने सारे स्टेट इमर्ज हो गए। तो इसका उत्तर औरंगजेब की डेथ के बाद पोस्ट औरंगजेब के पीरियड से ये क्वेश्चन लिया गया है। आई थिंक आप समझ पाए। आपको याद ये भी रखना है कि कौन कौन से स्टेट के फाउंडर कौन थे। तो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द फाउंडर्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट स्टेट्स आफ्टर औरंगजेब। तो आप उसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट रॉन्ग पेयर। इनमें से कौन सा पेयर गलत है और ये किससे संबंधित है? तो आप देख पाएंगे वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, हार्टोग कमेटी एंड सैडलर कमीशन। तो दीज और आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में एजुकेशन सिस्टम से संबंधित इनको माना जाता है। देखते हैं इनका इतिहास क्या है एजुकेशन सिस्टम का। भारत में एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो सबसे पहले 1781 में हेस्टिंग्स के समय पर एक मदरसा कलकत्ता में खोला गया, मदरसा ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए। ये परंपरा आगे चली और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी। उसने भी भारत में लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, यानी शिक्षा से संबंधित कार्यों को किया गया। 1791 में एक बनारस में संस्कृत स्कूल खोला गया। सर आर्थर डंकन ने उसको स्थापित किया, आर्थर डंकन ने। इसके बाद इसी क्रम में 1800 में एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कॉलेज 1801 में बंद कर दिया गया क्योंकि वो केवल सैनिकों को ट्रेनिंग देना चाहते थे। इसी क्रम में 1813 में जो एक्ट पास होता है उसमें ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और यहाँ से भारत में शिक्षा का औपचारिक प्रारंभ होता है। किसका? मॉडर्न एजुकेशन का। लेकिन अभी भी मामला सुलझा नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो किस पे करेंगे? पहले पता तो हम पढ़ाएं क्या उनको। तो उसमें मत 2 भागों में बट गए।
दो मत आ गए। कुछ अंग्रेजों का समूह ये कहता था कि भारत में हम ट्रेडिशनल एजुकेशन देंगे, जिसको ये अच्छे से सीखते हैं, पारंपरिक शिक्षाएं देंगे उनको। एक समूह ये कहने लगा नहीं, हम भारतीयों को पारंपरिक शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे, हम भारतीयों को ऐसी शिक्षा पढ़ाएंगे जो हमारे काम की हो, मॉडर्न एजुकेशन उनको सिखाएंगे। तो इस तरह से वो 1 लाख रुपए किस पे खर्च किया जाए ये तय नहीं हो पा रहा है। इसी समय एक व्यक्ति जिनका नाम था लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले चूँकि लॉर्ड थे तो उनकी बात बहुत मायने रखती थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा पर कुठाराघात करते हुए ही स्ट्राइक नेगेटिवली टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड ही सेड कि द नॉलेज ऑफ अ शेल्फ belongs to England is much more than the entire knowledge which can be get through the all Vedas and the literature of India। भारत के लिटरेचर और जितने भी वेद हैं उन सबसे अधिक ज्ञान इंग्लैंड की किसी भी एक लाइब्रेरी की सेल्फ में है। ऐसा उन्होंने भारतीय शिक्षा पर कुठाराघात किया। तो वो निश्चित ही भारत में भारतीय शिक्षा के देने के पक्षधर नहीं थे, जबकि उनके विरोधी एच विल्सन ने कहा नहीं, भारत में हमको ट्रेडिशनल एजुकेशन ही देनी चाहिए। और उन्होंने एक लेटर इंग्लैंड के लिए लिखा। इंग्लैंड में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक कानून भेजा, एक नियम भेजा। चूँकि उनका नाम चार्ल्स वुड था इसलिए उसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। वुड डिस्पैच ये आता है 1854 में, वुड डिस्पैच। और इस वुड डिस्पैच में क्या लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा है कि भारत में एजुकेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। प्राइमरी केवल मदर टंग में होगी, मातृभाषा में होगी, ठीक। सेकेंडरी जो एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन जिसको कहते थे, वो दोनों ही भाषा में होगी, मदर टंग भी होगी और फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश भी होगी। लेकिन जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन में पहुंचेगा तो वहाँ उसके पास केवल इंग्लिश बचेगी, ये उससे हट जाएगी। अगर आप घर में देखेंगे, आपके कोई जो सीनियर पढ़े लिखे हैं घर में, माता पिता चाचा, तो उनको देखेंगे उन्होंने अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया होगा। क्यों? क्योंकि 6वीं में ही अंग्रेजी मिलती थी, उससे प्राइमरी में तो थी नहीं। तो ये सिस्टम तो अभी तक चला रहा है, उस समय का अभी तक चलता रहा था। तो ये वुड डिस्पैच में लिखा गया और अंग्रेजी शिक्षा को भारत में पढ़ाना यहीं से प्रारंभ हुआ। इसलिए इस वुड डिस्पैच को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, या फिर एजुकेशन ऑफ इंडिया। भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वुड डिस्पैच से हुई, 1854 में आया, ठीक। तो ये था भारत में शिक्षा का। लेकिन इसके बाद भी भारत में शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है वुड डिस्पैच जब आया तो 1854 में आया, और आप जानते हैं 1854 में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर के 1856 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल थे। और हमको रॉन्ग पेयर देखना है तो ये सही पेयर है एकदम। दूसरा है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आता, ये आया 1854, करेक्ट। हंटर कमीशन आता है 1883 में और लॉर्ड रिपन के समय पर ही आता है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। हार्टोग कमेटी बनती है 1929 में और लॉर्ड इरविन के समय ही बनती है, तब इरविन ही थे। सेडलर कमीशन आता है 1919 में, या 18 से लेकर 19 के बीच में ये आया, 1918-19 उसको लिखा जाता है। लेकिन जब ये आया तो उस समय ऑकलैंड गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर जनरल थे उस समय चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड थे उस समय गवर्नर जनरल, ठीक। तो हमको क्या छाड़ना था? गलत। हमको क्या गलत मिला? सेटलर कमीशन। इसको हम इधर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वुड डिस्पैच 1854 और किसके समय पर आया? डलहौजी, जिन्होंने भारत में बहुत सारे सुधार किए। फिर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1883 किसके समय पर आया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। फिर हम लिखेंगे क्रम में सेडलर कमीशन को। सेडलर कमीशन ये आता है 1918 से 19 और ये किसके समय पर आया? इरविन, लॉर्ड इरविन। इसके बाद आता है हार्टोग कमेटी 1929 और किसके समय पर? सेडलर कमीशन 1918 में नहीं, ये तो चेम्सफोर्ड के समय पर आया, सॉरी, इरविन नहीं,
चेम्सफोर्ड के टाइम पे, हार्टोग कमेटी 1929 में, और ये जैसा इसमें लिखा हुआ इरविन के समय पर आई। लेकिन मैंने इसमें 4 पूछे, इसका मतलब 4 ही कमीशन नहीं बने थे। अगर हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो वर्धा शिक्षा योजना मिल जाएगी महात्मा गांधी की 1937 में, JMK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और इसी सीरीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 1944 में सार्जेंट कमीशन बना था। सार्जेंट कमीशन बना था, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बिवेल। और 1948 में बना था राधाकृष्ण कमीशन, राधाकृष्ण आयोग, और उस समय थे लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये आपको याद रखना है, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर, हार्टोग, उसके बाद वर्धा शिक्षा योजना, और 44 का सार्जेंट स्कीम, और 48 का राधाकृष्ण कमीशन। उसका उत्तर होगा डी, सैडलर कमीशन, क्योंकि जब ये आया तो उस समय चेम्सफोर्ड थे, बाकी नहीं थे। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हु सेड कांग्रेस इज बॉर्न एज सेवियर ऑफ मदरलैंड। कांग्रेस को किसने ये कहा कि यह मातृभूमि की रक्षा के लिए पैदा हुई है? तो कांग्रेस को मातृभूमि की रक्षा के लिए पैदा हुई है, तो पहले हम कांग्रेस जब बनी थी तो उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। कांग्रेस वाज बॉर्न ऑन 28 ऑफ दिसंबर 1885 एट बॉम्बे। बॉम्बे में इसका जन्म होता है। कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ए.ओ. हुम का बड़ा रोल रहा था उसमें, ए.ओ. हुम का, और उसमें गवर्नर जनरल साहब थे लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस डफरिन के समय बनी, और उसके जो फाउंडर हैं वो ए.ओ. हुम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बनाया गया, जो कांग्रेस के सेक्रेटरी भी रहे 1905 तक, कांग्रेस के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के रहे। कांग्रेस के बनने के बाद कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू किए। जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस को हमेशा ही सही चीज़ नहीं माना। मॉडरेट्स कांग्रेस को सही चीज़ मानते रहे कि कांग्रेस एक अच्छा विकल्प है जो हमको बहुत सारी सुविधाएं दे सकती है और आज़ादी के मार्ग पर हम लोग चल सकते हैं। कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस बिहेवियर इज जस्ट लाइक बिहेवियर ऑफ फ्रॉग इन रेनी, बिकॉज इन रेनी सीजन फ्रॉग क्रिएट्स मच साउंड एंड द रेस्ट ऑफ टाइम इट डजंट क्रिएट एनी साउंड। तो वो कहते हैं कि साल में एक बार यानी एट वंस इन ए ईयर, साल में एक बार मेढक की तरह अगर हम चिल्लाएंगे, टर्राएंगे, तो इससे हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ही कंपेयर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ द बिहेवियर ऑफ फ्रॉग एंड शॉर्ट टर्म बिहेवियर ऑफ फ्रॉग। तो इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे तो ये कांग्रेस के बहुत सीनियर और मॉडरेट नेता थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो शब्द है वो फिरोज शाह मेहता की ही देन है ना। तो ही इज़ द पर्सन हु गेव द वर्ड INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए.ओ. हुम की अगर हम बात करेंगे तो ए.ओ. हुम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे और फाउंडर भी हैं। जब इन्होंने इसको कांग्रेस की स्थापना की उस समय थे लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा जैसे बिपिन चंद्र पॉल ने इसको कहा है कि ये एक बैगिंग इंस्टीट्यूशन है, भीख मांगने वाली संस्था है। कर्जन ने कहा कि इट वुड बी माई प्लेजर टू पीसफुल डिमाइस ऑफ कांग्रेस। वे चाहते हैं कि कांग्रेस का अंत होगा तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके ताबूत में आखिरी कील मैं ही काटूं, ये कर्जन कहते थे। ठीक, इसके अलावा एनी बेसेंट ने ही ये कहा था कि जो कांग्रेस है वह मातृभूमि की रक्षा के लिए एक अंग्रेज और 17 भारतीयों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। एनी बेसेंट का जो स्टेटमेंट था वही ये कहता है कि कांग्रेस इज अ इंस्टीट्यूशन फॉर टू प्रोटेक्ट मदरलैंड बाय अ ब्रिटिशर एंड सम इंडियंस विथ होली मोटिव्स। एक मतलब आइडियल उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना हुई है। एनी बेसेंट ने कांग्रेस को प्रिसाइड किया था 1925 में। कांग्रेस को 1917 में
1917 में इसको प्रिसाइड किया था। कांग्रेस को प्रिसाइड करने वाली ये पहली महिला हैं। इससे पहले कांग्रेस को किसी ने अध्यक्षता कांग्रेस की नहीं की। 1917 में इन्होंने की, फर्स्ट लेडी। 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, फर्स्ट इंडियन हु प्रिसाइडेड कांग्रेस। एंड इन 1933 द लेडी नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, सी वाज ओरिजिनली कैनेडियन, कनाडा से आई थी, and she was the wife of Devi Sen Gupta, so she adopted Indian name Nalini Sen Gupta। तो भारत में आज़ादी से पहले कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली 3 महिलाएं हुई हैं। पहली एनी बेसेंट हैं 1917 में, दूसरी सरोजिनी नायडू हैं जो 1925 में, और इसके अलावा 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। तो आज़ादी से पहले कांग्रेस को 3 महिलाओं ने प्रिसाइड किया है। ठीक, तो ये हुई कांग्रेस की अध्यक्षता और एनी बेसेंट का ही ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक और लेडी थी, इनका नाम रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त के स्टेटमेंट भी हैं कांग्रेस के बारे में, जो उन्होंने इंडिया टुडे नामक मैगजीन में लिखे हैं, इंडिया टुडे मैगजीन में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्मली ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ पोर्चुगल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। पुर्तगालियों की राजधानी को औपचारिक रूप से गोवा किसने बनाई। तो देखते हैं पुर्तगालियों का इंडिया में मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1498 वास्को डिगामा केम टू इंडिया। He was the first Portuguese civilian, Portuguese sailor who reached to India। और कहाँ पहुँचता है ये पहुँचता है केरला के जमोरिन शासक के एरिया में, कोचीन के पास। वहाँ पहुँचा है कालीकट पोर्ट पर। ये फर्स्ट व्यक्ति था। सेकंड व्यक्ति की बात करेंगे तो वो था पेड्रो अल्वारेज। ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति था जो यहाँ पर पहुँचा, और तीसरा व्यक्ति यहाँ पहुँचा जिसका नाम था अल्बुकुर्क को ये माना जाता है कि ये रियल फाउंडर है पोर्चुगीज सत्ता का। इसने कोचीन पर अधिकार किया, पहले केवल कालीकट तक सीमित थे, तो ये कोचीन पर इसने अधिकार किया। तो रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इज़ अल्बुकुर्क, क्योंकि इसने कोचीन को स्थापित किया। और इसके अलावा ये वायसराय बन के आया था। ठीक, इससे पहले एक और व्यक्ति आया, ये 4th नंबर पे आया, जिसका नाम था फ्रांसिस अल्मेडा। तो ये था फर्स्ट गवर्नर और ये है सेकंड गवर्नर। लेकिन फर्स्ट पर्सन कौन है? वास्को डिगामा। ठीक, जो अल्मेडा है उसने यहाँ पर पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर शुरू की थी अरब सागर के क्षेत्रों में। पूरे अरब सागर पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, उसको पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कहते थे। इसके बाद आता है जिसको कहते हैं नीनो डी कुन्हा। और याद रखेंगे अल्बुकुर्क को गोवा में ही दफनाया गया है। और अल्बुकुर्क के समय ही पुर्तगालियों ने भारतीय महिलाओं से विवाह करके पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया था। तो भारतीयों का पुर्तगालीकरण करने का प्रयास किया था अल्बुकुर्क ने। नीनो डी कुन्हा आता है तो उसने 1530 में ऑफिशियली कोचीन से गोवा को कैप्चर किया और गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा पहले हमारे पास आ चुका था अल्बुकुर्क के समय पर, लेकिन राजधानी नहीं बना था। अल्बुकुर्क ने गोवा को, या पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। हाँ, तो ये चीज़ याद रखनी है कि पुर्तगालियों को गोवा मिला किससे? पुर्तगालियों को गोवा यूसुफ आदिल शाह से मिला। ठीक, और यूसुफ आदिल शाह से उनको जो गोवा मिला है, उस गोवा को ऑफिशियल कैपिटल बनाया था नीनो डी कुन्हा ने। तो नीनो डी कुन्हा ने उसको कैपिटल बनाया था। ठीक, तो ये पुर्तगालियों का है, तो आप समझे होंगे। और पुर्तगालियों से हमको क्या क्या सीखने को मिला? पुर्तगाली इंडिया में टोबैको, तंबाकू की खेती करना शुरू करवाया। पोटैटो पुर्तगाली लेके आए। कैशनट पोर्चुगीज़ लेके आए। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेके आए।
ये पुर्तगालियों की भारत में देन है। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड सिपाही रिवोल्ट टू 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति है, इसका डिटेल वीडियो आपको देखना चाहिए। इस क्रांति में बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आते रहे हैं, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन जो आया है, किसने इस क्रांति को क्या नाम दिया है? लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एंड सीले, इन्होंने इसको सिपाही रिवोल्ट ही कहा था। ये सिपाही विद्रोह ही है क्रांति का। और क्रांति का जो शुभारंभ है वो 29 मार्च के आसपास होता है। 29 मार्च को होता है जब भगत सिंह ने चर्बी वाले कारतूसों को यूज़ करने से मना किया था बैरकपुर छावनी में। ठीक, सॉरी, मंगल पांडे ने उसको किया था और ये 29 मार्च को हुआ था। और 29 मार्च को जो मंगल पांडे सिपाही थे, उस समय भगत सिंह का तो जन्म भी नहीं हुआ, भगत सिंह 1907 में पैदा हुए थे। तो 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से ये किया। और बैरकपुर छावनी से जब उन्होंने ये सारी गतिविधियाँ प्रारंभ की तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को फांसी दी गई। उसके बाद 20 से लेकर के 25 अप्रैल तक मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ अप्रैल में। और मेरठ छावनी के सिपाही वहाँ से बहुत सारे लोकल लोगों को लेकर के 10 मई की रात को, यानी 10 मई की रात को दिल्ली पहुँचे। और यही कहते हैं कि दिल्ली से 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। उस विद्रोह में बहुत सारी घटनाएं घटी, अलग अलग जगह पर बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन उसकी नेचर कैसा था इस बारे में बहुत सारे राइटर्स ने और लेखकों ने अपने अपने विचार दिए। जैसे लॉरेंस ने कहा कि जो सिपाही रिवोल्ट था, टी.आर. होम्स कहते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई थी। सभ्यता और बर्बरता, वो ये कहना चाह रहे थे कि भारतीय लोग बर्बर हैं, जंगली हैं, वाइल्ड हैं और वो लोग सिविलाइज्ड हैं। तो सभ्य लोगों में असभ्य लोगों के बीच की लड़ाई है। ये किसने कहा है? टी.आर. होम्स ने। रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये एक जन क्रांति थी। 1857 का विद्रोह है वो एक जन क्रांति था। टेलर कहते हैं कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं का षड्यंत्र था। ये टेलर ने कहा है। तो इस क्रांति के बारे में अलग अलग व्यक्ति ने अपने अलग अलग विचार प्रारंभ किए। क्रांति ने अलग अलग विचार प्रारंभ किए। ठीक, तो इसमें ये पूछा गया है कि इसको सिपाही रिवोल्ट किसने कहा है? सिपाही यानी सिपाही विद्रोह किसने कहा है? तो सिपाही विद्रोह किसने कहा है? लॉरेंस और सीले ने कहा है। इसके अलावा मजूमदार ने कहा है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, लेकिन 1857 जो बुक है और इसको स्वीकार करने की जो परंपरा है वो बी.डी. सावरकर के साथ भी है। उन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति नामक एक स्वतंत्रता संघर्ष था, ऐसी बुक लिखी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? चलिए, ठीक, देखते हैं भारत में डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने यह कहा था कि भारत में गांव को, बहुत सारे जो विलेजेस हैं उन गांव को भी टैक्स कलेक्ट करने की पावर होनी चाहिए। तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेटेड द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम इन इंडिया इन 1872। दैट वाज लॉर्ड मेयो। इट मीन्स Mayo can be called the father of economic decentralization in Indian system when he desired a village level collection of taxes। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 1881 में लॉर्ड रिपन ने यह कहा कि कुछ तालुका और तहसील बोर्ड बनाने चाहिए जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें और जहां सरकार बन सके। ठीक, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडर है वो कौन है? रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन ही हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण के जनक लॉर्ड मेयो हैं 1872। और आज़ादी के बाद जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि सरकार एक जगह से नहीं चलनी चाहिए, सरकार को हर लेवल पर आना चाहिए। दैट इज़ वाई ही डिजायर्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एज पर द डिजायर ऑफ महात्मा गांधी।
तो ही डिसाइडेड टू पे होमेज टू महात्मा गांधी बाय मेकिंग द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया. दैट इज वाई ही एडवोकेटेड democratic decentralization in India, and he is popularly called the father of democratic decentralization in India. भारत में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक जवाहरलाल नेहरू हैं. तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के हैं. डेमोक्रेटिक याद रखिएगा, नेहरू ही हैं जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे कि सरकार केंद्र से नहीं, राज्यों से नहीं, स्थानीय स्तर पर भी चले, गांव में भी चले, नगरों में भी चले. लेकिन जब नेहरू के बाद शास्त्री और शास्त्री के बाद इंदिरा आती हैं, तो इंदिरा के ख्याल इस मामले में नेहरू जी से नहीं मिलते थे. इंदिरा ने कभी भी पंचायतों को बनाने के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है. इंदिरा हमेशा ही सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती थी, वन मैन आर्मी, वन मैन पावर में बिलीव करती थी. तो आप देखेंगे इंदिरा के किसी भी डिसीजन से डिसेंट्रलाइजेशन प्रूव नहीं होता है. जबकि नेहरू, उनके फादर जो थे, वो डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करना चाहते थे. दैट इज बाय ही सेट अप अ कमेटी कॉल्ड बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957 टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. अनफॉर्चुनेटली नेहरू डाइड ऑन 27 मई 1964. 27 मई 1964 को नेहरू की अचानक डेथ हो गई. सो ही कुड नॉट अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजंस टेकन बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी in 1957. एंड आफ्टर दैट Indira ruled up to indirectly because leaving some of the time by the 1984. तो जब इंदिरा का शासन है, याद रखिए कभी भी पंचायतों की बात नहीं हुई है. जब बीच में इंदिरा का शासन जाता है, जनता सरकार बनती है 1977 के इलेक्शन में, इमरजेंसी के बाद, तो वो सरकार कहीं ना कहीं नेहरू से इंस्पायर थी, जिसमें मोरारजी देसाई थे और जयप्रकाश नारायण थे. तो उन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही और 1977 में अशोक मेहता कमेटी फॉर्म की कि पंचायतें हम बनाएंगे. बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर उन्होंने काम नहीं किया, नई कमेटी बनाई. लेकिन इससे पहले कि वो नई कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट आती और उस पर वो कुछ अमल करते, वो सरकार भी गिर गई. फिर से इंदिरा आती है 1980 में और फिर से इस पर कोई बात नहीं करता है 84 तक. लेकिन इंदिरा का बेटा राजीव गांधी, जो 84 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए LM सिंघवी कमेटी बनाई. और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1989 में उन्होंने 64वां और 65वां संविधान संशोधन करने का प्लान किया. बट बिकॉज ऑफ द लास्ट फेज ऑफ गवर्नमेंट ही कुड नॉट डू दैट. इसी और उसके बाद के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले या सरकार बनने से पहले उनकी डेथ हो गई. 21 मई 1991 को उनकी डेथ हो गई. इसीलिए जो 91 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 73वें संविधान पारित किए थे, जिससे पंचायतें और नगर निगम हमको मिल गए थे, नगर पालिकाएं. तो देखिए, एक ही परिवार में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं. एक तरफ एक वन मैन रूलिंग सिस्टम और दूसरी तरफ सॉफ्ट सिस्टम, जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं बड़े लेवल पर. तो याद रखिएगा, सरकार जब चलती है तो सरकार के पास एक अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए, ऐसे आइडियाज़ जिसको पब्लिक में आसानी से लोग स्वीकार कर सकें और ये मान सकें कि इन आइडियाज़ पे चल के इस देश में डेवलपमेंट और पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे. हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को. और जब हम ये पूरी सीरीज़ ख़त्म कर देंगे यूनिट 1 की, आई थिंक अगले 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 10th यूनिट की ऐसी ही हाइब्रिड क्लास, जिसमें हम डिस्कशन और MCQ दोनों ही एक साथ लेके चलेंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग.